Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 4, the Supreme Court. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. तो बेटा एडहॉक जजेस का मतलब क्या होता है? एडहॉक जजेस टेम्पररी जजेस होते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है. जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं एज एन एडहॉक जजेस. एडहॉक जज किसी भी हाई कोर्ट के जज को जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एज एन एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. वो जिस भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए उन्हें चाहें वहाँ पर रख सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस का बैकलॉग लग जाता है, सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा है, तो उस काम को करवाने के लिए या और किसी डिफरेंट पर्पस के लिए जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर लेते हैं एज एन एडहॉक जज. क्लियर है एडहॉक जज का कंसेप्ट? है भाई ये परमानेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं होते हैं, रहते ही हाई कोर्ट में है, पर टाइम बिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है. तो जब भी ऐसी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बार कंसेंट ज़रूर लेते हैं किससे? प्रेसिडेंट से. तो ऐसे जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसकी कंसेंट से होता है? प्रेसिडेंट की कंसेंट से होता है. एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न. जिस भी हाई कोर्ट से आप जज को बुला रहे हो वहाँ के चीफ जस्टिस से भी डिस्कस करना पड़ता है. देखो, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए जिनको हम CJI कहते हैं, वो किसके साथ पहले कंसल्ट करेंगे? प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करेंगे. पर साथ ही साथ जिस स्टेट हाई कोर्ट से आप लेके आ रहे होते हैं उस जज को, वहाँ के चीफ जस्टिस से भी आपको बात करनी होगी. तो 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. क्लियर है? फिर से सुन लो. सच अपॉइंटमेंट आर मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की कंसेंट होगी और किससे भी कंसल्ट किया जाएगा? चीफ जस्टिस से. कौन से चीफ जस्टिस बेटा? हाई कोर्ट कंसर्न. जिस हाई कोर्ट से हम जज ला रहे हैं ना, वहाँ के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी डिस्कस किया जाएगा. प्रेसिडेंट की भी कंसेंट होती है, तब CJI सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट के जज को बुला सकते हैं एज एन एडहॉक जज. बेटा और जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसी भी टाइम पर किससे परमिशन लेकर के, प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को, भले वो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, कि भाई आपको जज की तरह एक्ट करना है. कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में. मतलब बहुत टाइम ऐसे होता है कि CJI को ऐसा लगता है कि भाई हमें रिटायर्ड जज की ओपिनियंस की नीड है, या बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए रिटायर्ड जज की नीड है, तो वो उन्हें बुला सकते हैं. बस उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट जैसे ही हाँ बोल देते हैं, वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि आप थोड़ा टाइम यहाँ एज अ जज रहिए. अब बेटा हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे. जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ऑफिस को होल्ड करते हैं कब तक? 65 ईयर्स तक. जब तक वो 65 साल के 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं. यूजुअली जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो 60 है. आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पोस्ट की बात करोगे ना, सब में हम लोग देखते हैं एज ऑफ रिटायरमेंट 60 है. पर यहाँ पर एज ऑफ रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर हम बात करें तो 65 है. ठीक है, तो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को जब तक वो कितने साल के नहीं हो जाते? 65 के. जज रिज़ाइन कर सकते हैं बेटा अपने ऑफिस से अपने रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट को सबमिट कर कर. अगर किसी जज को ऐसे लगता है कि भाई वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है तो वो रेजिग्नेशन लिख सकते हैं. किसको लिखना होगा? उन्हें प्रेसिडेंट. बेटा तो जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, मतलब अपवाद की बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात करेंगे, कब इन्हें रिमूव किया जा सकता है? जब प्रेसिडेंट ऑर्डर दे. ठीक है, और प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे ऑर्डर देते हैं? जब उन्हें लगता है कि कोई मिसबिहेवियर किया है जज ने, या कहीं पर वो इनकेपेबल रहे हैं, जो जिस कैपेसिटी से उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था उससे उन्होंने नहीं लिया. इस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भाई इस जज को रिमूव करो.
और ऐसा जो ऑर्डर होता है ये पास तभी होता है जब एड्रेस हो, इस बात को पहले प्रॉपरली डिस्कस किया गया हो दोनों हाउसेस में, मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। जब एड्रेस हो कि भाई हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं और वो ऑर्डर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाए, तब ही जजेस को रिमूव किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो कोई आपसे पूछेगा इम्पीचमेंट क्या है, तो इम्पीचमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो दोनों हाउसेस में जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर एक ऑर्डर पास कराना होगा, या एक क्या बोलना चाहिए, मोशन लेके आना पड़ेगा। और वो मोशन जब 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तब ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है। 2-3 चीज़ें याद रखना बेटा, इसको कहते हैं इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट। दोनों हाउसेस से कितने से पास होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। और ये 2/3 मेजॉरिटी किसकी होगी बेटा, हाउस में जितने लोग प्रेजेंट होंगे जो वोटिंग कर रहे होंगे, जितने लोग प्रेजेंट हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे 100 लोग हैं, कैपेसिटी 150 की, पर प्रेजेंट है 100, तो ये 150 से कैलकुलेशन नहीं होगा, फिर 100 से कैलकुलेशन होगा, है ना। देखो टोटल 150 हैं, पर किसी दिन अगर 100 ही प्रेजेंट है जिस दिन ये इम्पीचमेंट मोशन पास हो रहा है, तो इस 100 का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है हाउस प्रेजेंट, मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोट कर रहे होंगे जितने प्रेजेंट होंगे उनके 2/3 से पास होना चाहिए। बेटा मई 1993 को मोशन टू इम्पीच अ जज, बेटा एक बार ऐसा मोशन पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामास्वामी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, पर लोकसभा में उसे सपोर्ट ही नहीं मिला। ठीक है, ए मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामास्वामी फेल्ड टू गेट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, उसे मेजॉरिटी सपोर्ट ही नहीं मिला टोटल मेंबरशिप का। कहाँ पर, लोकसभा में। ये फर्स्ट एवर मोशन था इंडिया की हिस्ट्री में जो आया था सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने के लिए, पर ये भी फेल हो गया। तो बेटा क्या था, 1993 में एक बार जज को इम्प्रूव करने के लिए मोशन तो आया था, पर फेल हो गया था, उसे मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला था टोटल मेंबरशिप का उस हाउस में। कहाँ पर, लोकसभा में। और ये जस्टिस कौन थे, रामास्वामी। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार था कि भाई किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए ऐसा कोई मोशन आया हो। अब हम बात करेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा वो कहाँ पर बैठते हैं, ये लोग दिल्ली में बैठते हैं, और किसी अदर प्लेस पे भी बैठ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस डिसाइड करें तो, पर इसके लिए उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, प्रेसिडेंट का। बेटा हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ना तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है ना लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो बेटा जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो फॉलोइंग डिवाइसेस के थ्रू इंश्योर की जाती है। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो बेटा जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किससे, कैबिनेट से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल भी होता है ना। जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें इन्वॉल्व होती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो जितने भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। किसके साथ कंसल्ट करने के बाद, कैबिनेट के साथ कंसल्ट करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करने के बाद। इसका मतलब जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ जजेस, कि भाई जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो बेटा कोई नॉर्मल अथॉरिटी एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करके जजेस को रिमूव नहीं कर सकती। जजेस को रिमूव करने का एक पूरा फॉर्मल प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो जजेस होते हैं उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते उनके ऑफिस से। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी चाहे कि मैं एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर फॉलो करके जजेस को रिमूव कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। एक जज को रिमूव तभी किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट
कहीं प्रेसिडेंट ऑर्डर दें, और प्रेसिडेंट भी ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब कोई प्रूवन मिसबिहेवियर हो, इनकेपेसिटी हो कि भाई ये जज ये काम नहीं कर पाया या ये उसने मिसबिहेवियर किया। जब ये प्रूव हो जाएगा तभी जज ऑर्डर देंगे। प्रॉपर एक कमेटी बैठती है, पूरा के पूरा एक पैनल होता है, वो पहले इंक्वायरी करता है, फिर जो इंक्वायरी की फाइनलाइजेशन होती है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे, और वो भी लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो एक नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर से कभी भी जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लियर है? और बेटा ये जितने भी चार्जेस लगाए हैं इनका प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस बैठेंगे, जो जॉइंट एड्रेस होगा उसमें भी ये प्रूव होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी मेंबर होंगे लोकसभा राज्यसभा के जो इस पर्टिकुलर मोशन के टाइम पे प्रेजेंट होंगे और जो वोट कर रहे होंगे, ठीक है, उनमें से 2/3 मेजॉरिटी से ये मोशन पास होना चाहिए कि भाई ये जज गलत है। ठीक है? इसमें बेटा ये जो वर्ड प्रूफ्ड है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बेटा इसका मतलब ये है कि जो भी चार्जेस आपने जज के ऊपर लगाए हैं, जो भी एलिगेशन आरोप लगाए हैं, उन्हें थॉरोली एग्जामाइन किया जा चुका है, और जो एग्जामिनर थे वो इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल थे। ठीक है? मतलब ये जो भी थॉरो एग्जामिन होना है वो करने वाली बॉडी कौन होगी? इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल होगी। ठीक है? इसलिए वर्ड प्रूफ का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ये है, ये जो एड्रेस होगा ये तभी होगा जब एलिगेशन की पूरी इंक्वायरी निकल चुकी होगी, पूरा थॉरोली उसको एग्जामाइन कर लिया होगा, और एग्जामाइन करने वाले कौन होंगे? इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो जजेस होते हैं वो ऑफिस में रह सकते हैं किस एज तक? 65 की एज तक, और कई बार प्रेसिडेंट इन्हें पहले भी रिमूव कर सकते हैं। किस ग्राउंड पर? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि भाई ये जज इनकेपेबल है, इसने कुछ मिसबिहेवियर किया है, तो प्रेसिडेंट पहले भी हटा सकता है, अदरवाइज 65 की एज तक रह सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन, जो जजेस की सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है? जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस है उसमें कभी भी इनकी सैलरी वगैरह में कोई नेगेटिव चेंज नहीं आता। जो सैलरीज होती हैं जजेस की उन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो एक बात अलग है कि भाई इस अब हमारा कंट्री क्राइसिस में है, अदरवाइज जजेस की जो सैलरी होती है वो कंटिन्यूसली बढ़ती है बेटा, उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता, कोई नेगेटिव चेंज नहीं आता। ठीक है? पर अब फाइनेंशियल इमरजेंसी आई है तो उस टाइम हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े। इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं वो किससे दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितनी भी सैलरीज और अलाउंसेस होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के नहीं, किसके? जजेस के। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी सैलरी किससे दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसीलिए बेटा इनके ऊपर पार्लियामेंट का कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। इसीलिए पार्लियामेंट में भी कोई वोट नहीं होता इनकी सैलरी या इनके अलाउंसेस को लेकर के, क्योंकि इनकी सैलरी तो आती है कंसोलिडेटेड फंड से। नेक्स्ट है फ्रीडम टू अनाउंस डिसीजंस एंड डिक्रीज। डिक्रीज क्या होते हैं बेटा? गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं। तो जजेस जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं बेटा, वो अनाउंस कर सकते हैं डिसीजंस को, डिक्रीज को। कहाँ पर? कोर्ट चैम्बर्स में, बिना किसी खतरे के कि भाई मेरी जान को, मेरी प्रॉपर्टी को या मेरे फेम को कोई लॉस हो जाएगा। ठीक है? इनके जो डिसीजंस होते हैं उन्हें पब्लिक में क्रिटिसाइज़ करने का राइट किसी को भी नहीं है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, और प्रेस भी इसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकती। प्रेस को भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट का डिसीजंस को रेस्पेक्ट करना होता है। ये ड्यूटी होती है स्टेट की, मतलब सरकारों की, कि वो इंश्योर करें कि भाई हर जज को उसकी पर्सनल सेफ्टी मिले एट ऑल कॉस्ट। क्योंकि जो जजेस हैं वो कितने बड़े बड़े जो वर्डिक्ट देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत पकड़ होती है, उनके पास मनी और मसल पावर होती है, तो वो जजेस को बाय हुक और क्रूक हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जजेस को प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करें। ठीक है? जब जजेस को प्रॉपर सेफ्टी मिलेगी तभी तो वो अनाउंस कर सकते हैं डिसीजंस को, डिक्रीज को। ठीक है? बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। तो कोर्ट को इंश्योर कर, कोर्ट की प्रॉपर वर्किंग के लिए गवर्नमेंट की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइड करे जजेस को। देन पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं, ठीक है बेटा। जब भी आप कोर्ट की अवमानना करोगे, कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, जब भी आप कोर्ट की अवमानना करोगे तो आपको कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलेगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ना ही तो कोई प्रेस में इसके अगेंस्ट में लिख सकता है, ना ही तो आप डिसीजंस को ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पनिश करेगा किसके लिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को, ठीक है। मेक्स एन अटैम्प्ट टू लोअर इट्स अथॉरिटी, जब भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने उसकी अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश की है, उन्हें कम आंका है, या किसी जज के डिसीजन के ऊपर कुछ बोल दिया है, तो जजेस उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं और उसे पनिश कर सकते हैं। मतलब कोर्ट की कई बातों की अवमानना करना, किसी जज को डायरेक्टली कुछ बोलना। फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो जजेस होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है अपनी प्रोसीजर पे, अपने काम के ऊपर, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल फ्री है डिसाइड करने के लिए अपने खुद के प्रोसीजर को कि भाई वो किस तरीके से काम करेगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इवन सर्विस की कंडीशंस के लिए। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट किसी भी आउटसाइड एजेंसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, अपनी टर्म्स कंडीशन एस्टेब्लिशमेंट को खुद ही डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। किसी ने नहीं बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग ऐसे ही होंगी वैसे ही होंगी, ये जजेस खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर बस आप इतना भी लिख दोगे ना इस पॉइंट में, वैसे भी 8 मार्क का क्वेश्चन भी आया तो 7.8 पॉइंट इनफ है, तो आप इसको इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट, या यहाँ पर लिख दो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फ्री है, वो डिसाइड कर सकते हैं अपने खुद के प्रोसीजर को कि भाई वो काम कैसे करेगी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसका पूरा राइट है, और इवन जो सर्विस की कंडीशंस है वो भी वो खुद डिसाइड कर सकती है। चाहो तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो या इतना लिख दो, मार्किंग होगी। कोई आउटसाइड एजेंसी का कोई कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता है। कोई भी डिस्कशन नहीं होता बेटा लेजिस्लेचर में जजेस के कंडक्ट के ऊपर, कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता पार्लियामेंट में रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस, ठीक है। कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कभी भी डिस्कशन नहीं होगा लेजिस्लेचर में। होगा तो कभी होगा जब इम्पीचमेंट मोशन आएगा, ठीक है, उसके पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं, ठीक है। जजेस कैसे काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेजिस्लेचर बैठ के डिसाइड नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट भैया बहुत ही उच्च, मतलब क्या बोलना चाहिए, हाई ऑर्डर है ना। कहाँ हमारे एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेचर में इतनी पावर है कि वो डिसाइड कर पाए वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाईली एजुकेटेड होते हैं जजेस, वो अपने काम को अपने तरीके से करना जानते हैं। तो जब मोशन ऑफ इम्पीचमेंट आएगा, मोशन ऑफ रिमूवल आएगा, तभी आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, जजेस के ऊपर, अदरवाइज बिग साइलेंस शुड बी देयर। देन प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बेटा ये बात भी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि रिटायरमेंट के बाद जजेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जो जजेस होते हैं उन्हें हैंडसम पेंशन दी जाती है, बहुत अच्छी खासी पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद, पर उन्हें ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि वो प्रैक्टिस करेंगे रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद कोई भी जजेस अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें सरकार इतनी हैंडसम सैलरी के नहीं सॉरी पेंशन देती है। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलती है बेटा? पेंशन। तो इतनी अच्छी पेंशन मिलती है जजेस को, और उसके अलावा भी कोई जज चाहे ना कि मैं प्रैक्टिस करूँ तो वो अलाउड ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना कहा गया है कि भाई जजेस रिटायरमेंट के बाद काम मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। काम तो कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनको अगर बुलाएगी तो वहाँ के काम करेंगे, पर प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस हैज़ बीन डन सो दैट जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज जजेस, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, कई बार ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं जैसे टाटा अडानी वगैरह के जो केसेस चलेंगे, हो सकता है किसी जज की एज ऑफ रिटायरमेंट आ रही हो और वो अडानी के किसी केस में हाँ या ना में इस तरीके से उनके पक्ष में बात कर दे, ये सोचते हुए कि यार जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये अडानी ही हैं जो मुझे प्रैक्टिस करने देंगे, मौका देंगे, तो बेटर है कि जजेस को प्रैक्टिस ही ना करने दो।
तो ये जो फैसला लिया था या सोचकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई थी कि जो जजेस होंगे भाई वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को अपीस करने के लिए कोई गलत डिसीजन ना दे दें, इसीलिए ऐसा सब कुछ किया गया है। दिस हैज़ बीन डन सो दैट जजेस आर नॉट ऑब्लाइज्ड, जजेस ऑब्लाइज ना करें किसको? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को अपने टर्म, अपने टेन्योर में। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी मैं 62 साल की हूँ, 3 साल बाद रिटायर हो जाऊँगी, जब मैं 65 की हो जाऊँगी तो हो सकता है मैं कोई ऐसे फैसले किसी बड़ी कंपनी के हक में ना दे दूँ, जैसे ऐसा देखती हूँ कि भाई जैसे रिटायरमेंट हुआ मेरा, ये मुझे काम दे देंगे। कभी इन्हें अलाउ कर भी दिया जाए कि भाई आप काम करो, तो बस वो यही होगा, ये इन्फ्लुएंस करेंगे इनके फॉर्मर कलीग्स को, है ना, जो जुडिशरी में होंगे, तो बेटर है इनको करने ही नहीं दो। द लास्ट वन, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। लाइव स्ट्रीमिंग होती है बेटा आजकल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। आप लोग जब रील्स वगैरह में देखते होंगे तो आपको बहुत सारे केसेस चलते दिखते हैं, है ना। हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तो हमने बहुत सारे देखे हैं, अलग अलग जगह भी देखे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग होने लग गई है आजकल। लाइव स्ट्रीमिंग होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में और जस्टिस का एक्सेस सबको मिले। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट किया था रेगुलर हियरिंग्स में 2024 में। 2024 में लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो गई थी। जो पहला केस था जिसको लाइव स्ट्रीम किया गया वो था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा का, ठीक है, इन 1922। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग जो स्टार्ट की है रेगुलर हियरिंग्स की, वो कब की? 2024 में। पर जो पहला केस जो लाइव स्ट्रीम किया गया था वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था, जो 2022 में था। बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया के, उन्होंने भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटका, झारखंड, पटना, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, हमने मध्य प्रदेश के तो बहुत सारे देखे हैं, ये भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इनफैक्ट गुजरात हाई कोर्ट तो पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी। बट ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में।